स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, या इसको कह सकते हो तो इस शब्द के अंदर एक चीज है और वो भाषा में बनती है। इस बल के लिए जिसने नियम दिया था वो कौन था? कूलाम। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कूलाम बल भी कह सकते हैं या कूलाम नियम भी कह सकते हैं। अब कूलाम ने जो नियम दिया था उसके लिए पहली शर्त देखो, दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? स्टैटिक, मतलब स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए। इसमें दो कंडीशन है और इसमें कंडीशन जो है तभी ये नियम वैलिड है, नहीं तो ये नियम वैलिड नहीं है। और वो कंडीशन क्या है? पहला, दोनों चार्ज जो है वो स्टैटिक कंडीशन में होने चाहिए, कोई गतिशील नहीं होना चाहिए। अगर गतिशील हो गया जब बल लगेगा, क्या वो सिर्फ विद्युत बल होगा? क्या नहीं होगा, विद्युत और चुंबकीय दोनों कंडीशन आ जाएगी। और इसकी सेकंड जो कंडीशन है, चार्ज की जो आकार है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा आकार होना चाहिए। इसलिए चार्ज की जो कंडीशन, यानी कि चार्ज का आकार बहुत छोटा सा, पॉइंट चार्ज कैसे होना चाहिए? पॉइंट, मतलब बहुत छोटा सा चार्ज, ज़्यादा आकार नहीं घेरना चाहिए। ये दो शर्त है। ये आपको 12 जब पढ़ा तब नहीं बताते, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहता रेशियो इस टाइप से नहीं आता है, यहाँ पर कंसेप्ट बनता है। तो चार्ज कैसे होने चाहिए? स्टैटिक। और दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। तो ये कूलाम लॉ या स्थिर विद्युत बल के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों चार्ज पॉइंट एंड स्टैटिक चार्ज होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉइंट एंड स्टैटिक। ये पहली इसकी कंडीशन। फिर इसमें आता है इसकी वैल्यू क्या होगी, और वो वैल्यू जो होती है, तो कूलाम ने क्या कहा कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों के चार्ज के मल्टीपल समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। तो जो बल लगेगा ये पहला चार्ज, और इसकी वैल्यू कितनी है? Q1। और यह है दूसरा चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी है? Q2। और दूरी कितनी है इसके बीच की? R। तब इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उस बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। ये इसकी कंडीशन होती है। अगर निर्वात है तो, किसके लिए? निर्वात, दोनों के बीच में कोई माध्यम नहीं है, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और अगर माध्यम आ जाए तो, ये निर्वात वाले के लिए और माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए इसकी वैल्यू क्या लोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। और फिर साथ में क्या आएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये कंडीशन किसके लिए वैलिड है? मीडियम के लिए। अब बताओ इसमें जो बल लगता है वो किस किस पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? पहला किस पर डिपेंड करेगा? आवेशों पर। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? दूरी पर। तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? माध्यम पर। तो ये जो विद्युत बल है इसकी निर्भरता जो है, यानी कि स्थिर विद्युत बल की निर्भरता, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? अब भाषा के रूप में प्रश्न इसमें दे देंगे कि इनमें से कौन सा कोटेशन सही है, तो यह याद रखना किस किस पर डिपेंड करता है। पहला किस पर डिपेंड करता है? आवेशों के परिमाण पर। किस पर डिपेंड करता है? आवेशों के परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एक तो इस पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? दूरी पर। ठीक है, यानी कि आवेशों के मध्य दूरी पर किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा किस पर डिपेंड करता है? ये माध्यम पर। ठीक है, माध्यम पर। और चौथा, बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो किस पर डिपेंड करेगा? आवेशों के, दोनों आवेशों की प्रकृति पर। अगर दोनों ही धनावेश हैं तो पहला Q1 प्लस और दूसरा Q2 भी कैसा है? प्लस। दोनों का गुणा कैसा होगा? प्लस में माइनस में? प्लस में। जीरो से बड़ा छोटा? बड़ा। सीधी सी बात है भाई, पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश कौन सा है? Q2। दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों गुणा कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव अंक जीरो से बड़ा है छोटा? बड़ा। यानी कि अगर दोनों का आवेशों का गुणनफल जीरो से क्या हो? बड़ा। अगर जीरो से बड़ा है, दोनों ही प्लस में, ठीक है। अगर दोनों ही आवेश माइनस में होते तो बताओ?
तो माइनस गुणा माइनस प्लस, तब भी प्लस आता, तब भी क्या होता है, जीरो से बड़ा। यानी अगर दोनों आवेश या तो धनात्मक है या क्या है, ऋणात्मक है, उस स्थिति में Q1 और Q2 गुणा क्या होगा, जीरो से बड़ा। और अगर ये जीरो से बड़ा है तो बल की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिकर्षण, रिपेल, ये कंडीशन हो जाएगी। अब अगर एक आवेश है प्लस दूसरा है माइनस, बताओ गुणा कैसा आएगा, माइनस, जीरो से बड़ा छोटा, छोटा। उस कंडीशन में Q1 Q2 जीरो से छोटा। और अगर ये कंडीशन आ रही है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण, अट्रैक्शन। यहां पर कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आपके बन सकता है, वो भाषा में लिख देगा Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, तो निम्न में से कौन सा सही है। अब पहली चीज देखो, अगर दोनों का गुणा जीरो से बड़ा है तो दोनों आवेश या तो क्या होंगे, धनात्मक, या दोनों आवेश क्या होंगे, ऋणात्मक। ये कंडीशन होगी। एक आवेश है पहला Q1 प्लस में है, दूसरा आवेश Q2 किस में, माइनस में है। Q1 प्लस में है, Q2 किस में है, प्लस में है। Q1 माइनस में है और Q2 किस में है, प्लस में है। Q1 भी माइनस में है और Q2 भी माइनस में। ये चार कंडीशन हो सकती है। ये दोनों प्लस और माइनस का गुणा, आकर्षण, ये वाले कंडीशन, ये वाले, ठीक है। और ये वाला प्लस और माइनस गुणा, ये भी आकर्षण। और संभावना पूछ ले क्या हो सकती है, अगर ये दे दें कि Q1 गुणा Q2 इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा, जीरो छोटा है इसका मतलब क्या है, दोनों गुणा ऋणात्मक है, दोनों गुणा ऋणात्मक है, इसका मतलब एक है धनात्मक, दूसरा क्या है, ऋणात्मक। तो एक आवेश धनात्मक तथा दूसरा आवेश क्या है, ऋणात्मक, तथा इनके बीच में बल कैसा होगा, आकर्षण। और अगर जीरो से बड़ा है तो कह देंगे ये दोनों आवेश या तो धनात्मक, आकर्षण, या दोनों आवेश ऋणात्मक और प्रतिकर्षण, या दोनों आवेश धनात्मक और प्रतिकर्षण, या ये दोनों आवेश और ऋणात्मक और क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। लिख दो, ये तो नोट करो। कितके स्विच रख उड़ा होगा।
ये समझ में तो आ गया? ठीक है, लंबी चौड़ी भाषा रखने की जरूरत तो है नहीं, सिर्फ पॉइंट याद रखो। ठीक है, अब माध्यम होते देखो चेंज क्या आ रहा है, 1/f(r) का चेंज आ रहा है। ये f(r) क्या है, f(l) क्या है, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा पहले लिखवाया था। f(l) क्या होता है, विद्युतशीलता, परमिटिविटी। इसका मात्रक क्या लिखवाया था, फैराडे प्रति मीटर, ऐसा ही इसका मात्रक ये था। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो मीडियम के साथ चेंज हो रही है। ये किसके लिए है, निर्वात के लिए। ये किसके लिए है, माध्यम के लिए। अब ये जो f(l) आ रहा है ये किसको शो करता है, किसको शो करता है, किसी माध्यम द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरोध को, या कितना अवरोधित करता है, या कितना उसको बाधित करता है। देखो लास्ट क्लास में लिखवाया था, सबसे लास्ट में लिखवाया, देखो दो चीज लिखवाई थी, म्यू भी लिखवाया था और f(l) भी लिखवाया था। हाँ लिख लिया ये। अब इस कंडीशन देखो, ये Q1 और Q2 का गुणा 0 से बड़ा कब होगा, देखो जब Q1 कैसा हो, 0 से बड़ा, Q2 भी कैसा हो, 0 से बड़ा। या इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, Q1 0 से छोटा और Q2 भी 0 से क्या हो, छोटा। मतलब या तो दोनों ही आवेश कैसे हो, धनात्मक, या दोनों ही आवेश कैसे हो, ऋणात्मक। और ये कंडीशन कब हो सकती है, जब एक आवेश हो धनात्मक और दूसरा आवेश कैसा हो, ऋणात्मक। यानी कि या तो Q1 धनात्मक हो तो Q2 क्या होगा, ऋणात्मक, ये कंडीशन। या ये कंडीशन हो सकती है कि Q1 हो ऋणात्मक और Q2 कैसा हो, धनात्मक। एक धनात्मक और दूसरा क्या हो, ऋणात्मक। अगर दोनों ही धनात्मक है तो प्रतिकर्षण, तब Q1 Q2 का मान 0 से क्या होगा, बड़ा। दोनों ही ऋणात्मक है तो भी प्रतिकर्षण, तब भी दोनों गुणा क्या होगा, 0 से बड़ा। ये कंडीशन हो या ये कंडीशन, दोनों चलेगा, कोई फर्क नहीं। और ये वाली कंडीशन, एक धनात्मक और दूसरा क्या हो, ऋणात्मक। तो इसको आप ये कह सकते हो कि या तो दोनों ही धनात्मक, क्या कह सकते हो, दोनों ही आवेश धनात्मक, या कह सकते हो दोनों ही क्या हो, ऋणात्मक। बहुत चार्जेज आ रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां कंडीशन क्या होगी, एक आवेश कैसा हो, धनात्मक, व दूसरा आवेश कैसा हो, ऋणात्मक। ठीक है, लिख लो ये साइड में। दूरी क्या प्रभाव पड़ता है, इनवर्स और स्क्वायर, व्युत्क्रम वर्ग। ये जो फोर्स है वो कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन भी करता है। पढ़ा था, एक सदिश निरूपण पढ़ा था, टॉपिक था कूलाम बल का सदिश निरूपण, और उसके दो रिजल्ट आ रहे थे। पहला, इस बल की दिशा क्या होगी, ठीक है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द चार्ज, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। पहला दूसरे पर जितना बल लगाएगा, दूसरा पहले पर उतना ही बल लगाएगा। यानी कि दोनों बलों आपस में एक दूसरे बल लग रहा है, उनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, 0। दो आवेशों के लिए परस्पर लगने वाले विद्युत बल का परिणाम मान कितना होता है, 0। वो सारे फैक्टर भी लिखेंगे। पहले ये देखो दूरी का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दूरी दुगुनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, दुगुनी, तो कितना हो जाएगा, 2r का स्क्वायर। 2r का स्क्वायर मतलब 1/4r स्क्वायर। तो बल कितना हो जाएगा, 1/4। कितना हो जाएगा, 1/4। ये कुछ फैक्ट्स ही ध्यान रखना। अगर दूरी दुगुनी कर दी जाए, दूरी क्या कर दी जाए, दुगुनी, डबल कर दी जाए। दूरी डबल करने वाला है, इसकी दूरी r से कितनी कर दी जाए, 2r। उस स्थिति में बल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर दूरी क्या कर दी जाए,
आधी कर दी जाए, यानी कि R से कितनी कर दी जाए, R/2, तब बल का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा, स्क्वायर है, विभव होता है तो दुगुना, पर यहाँ स्क्वायर है, ठीक है। तो ऑप्शन में यही बढ़ेगा, यही गोचा करेंगे, वो कहेगा दूरी दोनों आपस में दूरी कर डबल कर दी गई है, तो बताइए बल का मान क्या होगा। अब आपने सीधा माइंड पड़ा, दूरी दोगुनी की है, बल का मान 1/2 कर दो, 1/2 नहीं 1/4 है, ठीक, फॉर एफ रे, ये ध्यान रखना, दूरी बढ़ने के साथ बल का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज की जाए तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज, किस फॉर्म में, 1/r² के फॉर्म में। ये 2 पॉइंट साथ में मेंशन कर लो कि अधिकतर प्रश्न इसी पर आ जाते हैं सीधे ही, ठीक है। फिर माध्यम भी चेंज करेंगे तो क्या होगा, लास्ट तीनों एग्जाम में बल पर एक प्रश्न आया है, के की वैल्यू कितनी होती है, ये 1/4π0 वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ बस, और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10। चलो ये वाली वैल्यू देख लेते हैं एक चीज़, जो इसका कांस्टेंट आता है वो कितना है, 1/4πε0, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 9 × 10⁹ हाँ, इसका मात्रक क्या आएगा, आप बताओ, ट्रांसफर करके ज्ञात करना सीख लो ना, तो आते न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, इस फॉर्मूले से ट्रांसफर करो और कुछ मत करो, उड़ मत फालतू, यही है Q1 Q2/r², ये इस तरफ भेज दो, r² गया गुणा में, Q1 Q2 कहाँ गया, भाग में, यही होगा। देखो 1/4πε0 FR²/Q1 Q2, हाँ F का न्यूटन, ये न्यूटन, r² मीटर स्क्वायर, और Q1 गुणा Q2 कूलाम स्क्वायर, ऊपर गया तो कूलाम की पावर -2, ठीक है। ये तो निर्वात वाली कंडीशन में। अब इसमें ε0 क्या है, ε0 को हम कहते हैं विद्युत, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, मात्रा क्या लिखोगे, इसका उल्टा करोगे, ठीक है। चलो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, एक और मात्रक लिखवाया था, फैराड पर मीटर, ये लो फैराड पर मीटर, ये कंडीशन आ गई। अगर माध्यम है, क्या है माध्यम, उस स्थिति में लेंगे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी, ε0 इंटू एप्सिलॉन r। अब बताओ ε0 क्या है, वैक्यूम की, और ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, क्या है ये, माध्यम की आपेक्षिक दिशा, और ये है माध्यम की विद्युतशीलता, ये क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये जो एप्सिलॉन r आया, जिसको कई जगह एप्सिलॉन r भी लिखा हुआ है और एनसीईआरटी बुक कैपिटल K भी लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये ध्यान रखना। और एप्सिलॉन का मात्रक और ε0 दोनों का मात्रक सेम है, पर इसका कोई मात्रक होगा नहीं होगा, ये यूनिटलेस
जो है कांस्टेंट, ये कंडीशन इसकी। ठीक है, अब ये क्या शो करता है बताओ, कोई भी मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रोकेगा उसको शो करता है, बताया था, रजिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना उसको रोकता है, अवरोधित करता है। और इसके लिए जो वैल्यू होती है उसकी 3 वैल्यू याद रखना। अगर वैक्यूम कंडीशन है, कौन सा है, निर्वात है, निर्वात के लिए एफ लन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। और अगर कोई अर्धचालक कुचालक है, कैसा है, कुचालक, अगर इंसुलेटर है, कुचालक के लिए हम इसको एक नया नाम शब्द और दे देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युतांक, क्या कहेंगे, परावैद्युतांक भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 और अनंत के बीच में होती है। पढ़ा था जल का 80, कांच का 54, 8 उनकी थी वो वाली कंडीशन। ये कंडीशन जो हो रही है उसका कारण होता है ध्रुवण, क्या हो जाता है इसका, ध्रुवण। और तीसरा आता है चालक, चालक का भी ध्रुवण होता है, पर चालक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पूरी तरह से रोक देता है, इसमें से क्रॉस कभी होगी ही नहीं, इसलिए इसका जो परावर्तक होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। अब जो बल लग रहा है उस बल का मान देखो, बल का फॉर्मूला ये था 1/4 पाई एफ लन नॉट एफ लन आर, मीडियम के लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ लन आर का मान इसके लिए ये सबसे कम, ये सबसे कम। निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। अब जब ये मान 1 के बराबर है तो बल का मान क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, बल का मान क्या होगा, सबसे ज्यादा। अगर निर्वात वाली कंडीशन है तो बल का मान हमेशा क्या होता है, सबसे ज्यादा। निर्वात वाली कंडीशन में आवेशों में मध्य बल का मान क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। चलो ठीक है। और अगर कुचालक माध्यम या परावर्तक माध्यम आ गया तो बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये निर्वात वाली कंडीशन में एफ नॉट ले लें। और इसमें जब बल लगेगा वो बल इस निर्वात की तुलना में कम होगा, निर्वात तुलना में क्या होगा, कम। और कम कितना, एफ नॉट अपॉन एफ लन आर हो जाएगा। माध्यम की उपस्थिति में बल का मान कितना गुना हो जाता है, 1/एफ आर गुणा हो जाता है, यानी कि कितना गुणा, 1/एफ आर गुणा। ये ध्यान रखना। अब इसमें सीधा प्रश्न लेते हैं कि परावर्तक माध्यम जो है 45 का माध्यम भरा जाए तो बल का मान कितना होगा, कितना हो जाएगा, 1/45 कर लो, कितना करना सीधा ही 1/45। एफ आर का मान अनंत, 1/अनंत 0। इस स्थिति में बल का मान कितना होगा, 0। अगर दो आवेशों के मध्य चालक माध्यम भर दिया जाए तो बल का मान कितना हो जाएगा, 0। और 0 होने का कारण है कि चालक माध्यम दोनों के लिए ध्रुवित होगा, और इतना ध्रुवित होगा कि दोनों बलों को पूर्णतया क्या कर देगा, अप्रभावित कर देगा, यानी निरस्त कर देगा, कभी भी उसके बीच में बल नहीं रहेंगे। निर्वात होने पर बल का मान अधिकतम, और कितना, 1/Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और परावर्तक माध्यम होने पर बल का मान कितना गुणा, 1/एफ आर गुणा। चालक माध्यम होते ही बल का मान 0, कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ये नोट करो। लिख लो। ये वाली वैल्यू तो बहुत कम है, कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। ये एफ नॉट की वैल्यू पूछ सकता है।
RUHS BSc नर्सिंग और एम्स BSc नर्सिंग दोनों का सिलेबस लास्ट ईयर पूरा सेम था, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये था कि एम्स वाले में 11th के 2 चैप्टर आते थे, ठीक है। ये लिखा हुआ एप्सिलॉन, इसको माध्यम की विद्युतशीलता भी कह सकते हो, या लिखा हो सकता है कि निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट जो परमिटिविटी, तो उसमें कन्फ्यूज मत होना। अगर ये लिखा हुआ मिल जाए निरपेक्ष विद्युतशीलता तो भी वही बात है। आवेश संबल अधिकतम कब होगा? जब निर्वात हो। और आवेश संबल का मान न्यूनतम कब होगा? जब बीच में चालक माध्यम हो जाए। और कोई दूसरा कुचालक माध्यम या परावर्तक माध्यम है तो बल का मान बढ़ता है कम होता है? कम होगा। बल का मान क्या होगा? कम होगा। और ये कम किसके कारण होता है? माध्यम के ध्रुवण, पोलराइजेशन था, किसके कारण होगा? ध्रुवण के कारण। हाँ लिख लिया ये। तो इसकी चीज लिखवा रहा हूं, देखो। परावैद्युत माध्यम होने पर विद्युत बल कहें, उसके साथ साथ क्या कहें? विद्युत क्षेत्र। इन दोनों का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, लिख दो। इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डिक्रीज। ठीक है, कम होगा, ये लिखो। और ये कम क्यों होगा? उसका कारण क्या है? उसका कारण है माध्यम के ध्रुवण के कारण। नोट कर लो ये, ठीक है, क्योंकि भाषा के रूप में प्रश्न को मिक्स करना है वहां पर। वहां वो पहला दूसरा पार्ट दोनों टॉपिक मिला के मिक्स करके दे देगा कि दो आवेशों के मध्य परावैद्युत माध्यम लेने पर
बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों पड़ता है। कोटेशन लिखते भाषा को लंबे चौड़े। तो पहला, परावैद्युत माध्यम होने पर बल का मान क्या हो जाएगा, कम होगा। किसके कारण कम होगा, माध्यम के ध्रुवण के कारण। जब माध्यम ध्रुवित होगा तो वो विद्युत क्षेत्र किस दिशा में उत्पन्न करेगा, बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में। करता है रिवर्स में। ई पी पढ़ा था, संधारित्र के बीच माध्यम लेने पर उसका ध्रुवण होता है, वो कंडीशन है। ठीक है, तो वो उस टॉपिक के साथ और पढ़ लेंगे। लिख लो, ये लिख लो पॉइंट, देखो। हाँ, अब अगर छोटा प्रश्न पूछ ले डायरेक्ट कंफ्यूज करने के लिए, एकदम इजी प्रश्न है, एक प्रश्न लिख लो। यदि परावैद्युत माध्यम का, देखो, यदि परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक 9 है, परावैद्युतांक 9 है, तो इसका निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी, तो इसका निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 9, और इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी याद करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। बस सीधा ही मान रखो, गुणा करके आंसर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, मात्रक कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर भी ले सकते हो, या फैराड पर मीटर भी ले सकते हो। रख दो मान, आंसर सीधा ही है 79.5। ठीक है, बस हो गया, इतना ही है ये तो। ये लो, गुणा कर लो और आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखवा देते हैं, प्रश्न जब आता है तो फिर वहाँ घोटाला ही हो जाता है। इस फॉर्मूले काम लेना सीख लो बस। अब बताओ, इस जो ये कूलाम फोर्स है, इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर क्या है। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड बता दिया। दूरी के साथ में डायरेक्ट डिपेंड करता है या व्युत्क्रम वर्ग इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो इसके जो फैक्ट है, ये बल किस प्रकार से किस पर डिपेंड करता है, क्या है वो चीज़ देखो। विद्युत बल के जो भी फैक्ट है वो फैक्ट देखो। पहला फैक्ट, ये सेंट्रल फोर्स है। कैसा है, सेंट्रल फोर्स, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल क्यों, देखो, जैसे एक सेंटर में आवेश रख दिया जाए, इसके चारों ओर कहीं भी आवेश रखोगे, बल हमेशा उसके एक बिंदु की ओर ही लगते हुए पड़ते केंद्र। जैसे होता है सूर्य के चारों ओर क्या घूम रही है, पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी अपने ओर खींच रहा है, हमेशा किस तरफ खींचेगा, सूर्य अपनी ओर खींचेगा। तो उन प्रत्येक स्थिति में पृथ्वी कहीं भी जाए, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो बल लगेगा वो हमेशा किसकी ओर लगेगा, सूर्य की ओर। तो उसका बल का सेंटर पॉइंट चेंज हो रहा है या सूर्य पर ही रहता है, सूर्य पर ही, सेंटर पॉइंट एक ही है। जो इस टाइप के बल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये विद्युत बल कैसा है, केंद्रीय बल है। कैसा बल है, केंद्रीय बल है। तो विद्युत बल जो है उसकी प्रकृति अगर देखी जाए तो वो कैसा है, केंद्रीय बल। दूसरी चीज, इस बल का मान दूरी के साथ में किस प्रकार डिपेंड करता है, 1/r²। मतलब ये किस रूल को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। यानी कि इट्स फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल, यानी किसका पालन करता है, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का ये क्या करता है, पालन करता है।
तीसरी चीज इसमें, इस बल की दिशा क्या होती है दो आवेशों के लिए? अभी दो आवेशों वाले पढ़ रहे हैं, ज्यादा आवेश नहीं लिए। दोनों आवेशों के लिए बल की दिशा क्या होती है? बल किस तरफ लगता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश, यानी कि इस एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग देम, मतलब आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। किसका अनुदिश होता है? आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये ध्यान रखना। चौथा, ये न्यूटन के एक नियम का पालन करता है, थर्ड लॉ। कौन सा लॉ? उसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन लॉ का पालन करता है, यानी कि इट ओबे एक्शन रिएक्शन लॉ, या कह सकते हो थर्ड लॉ का पालन करता है। यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम, और तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम का ये क्या करता है? पालन करता है। ये लिख दो फैक्ट। तो विद्युत बल आंतरिक बल है, बाह्य बल है? बाह्य। दोनों आवेश से आपस में बल लगा रहे हैं, हमारा उसमें क्या लेना है भाई? आप फूंक मारो बल चेंज हो जाएगा क्या? थोड़ी चेंज होगा। वो आंतरिक बल है, उन दोनों की आपसी अंतर क्रिया है, ठीक है, इंटरनल इंटरेक्शन है वो। मतलब बाहर वाले किसी चीज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आंतरिक बलों का रिजल्टेंट हमेशा कितना होता है? 0। 11 क्वेश्चन था। आंतरिक बलों का परिणाम हमेशा कितना होता है? 0। अगर कोई वस्तु चलते चलते विस्फोट हो जाए, टुकड़ों में बढ़ जाए, क्या उस पर कोई बाहर से बल लगेगा? नहीं लगेगा। संवेग संरक्षण नियम का पालन होगा तब वो कंडीशन। ठीक है। फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स इज इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल है। हाँ, सभी यांत्रिक बलों का परिणाम कितना होता है? 0। जैसे अगर पूरी क्लास में हम सब बैठे हैं, खुद को एक एक चार्ज पार्टिकल मान लें, ठीक है, तो आप सब मिलके मेरे बल लगा रहे हो, बाकी वाले सब मिलके इस पे बल लगा रहे हैं, सब बल एक दूसरे पर लगा रहे हैं, और प्रत्येक पर लगने वाले बल का परिणाम मान हमेशा कितना आएगा? 0। चार्ज सिस्टम अगर लिया जाए, सिस्टम के प्रत्येक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उन सभी फोर्सेस का नेट फोर्स कितना होगा? 0, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे बल है? आंतरिक बल है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक अगर त्रिभुज पर 3 चार्ज ले लें, वर्ग पर ले लें, कहीं भी ले लो आप, ठीक है। और एक एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल आपके दिया हुआ था इस टाइप का, त्रिभुज दिया हुआ था, 3 आवेश थे, प्रत्येक आवेश पर परिणाम बल ज्ञात कीजिए तथा दर्शाइए कि इन परिणामी बलों का परिणाम मान 0 होता है। एक उदाहरण दिया हुआ था, लिख लिया? हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो, दोनों मत लिखो, डबल टाइम जा रहा है, ठीक है। 4 तो लाइन है। इंटरनल फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेज इज इंटरनल फोर्स। चलो देखो, अगर आवेश 2 से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? फोर्स बल जो है सदिश राशि, अदिश राशि? सदिश है, तो परिणाम मान क्या होगा?
सदिश योग के बराबर होगा। और सदिश योग वाला रूल याद है, दो सदिशों के लिए, क्योंकि आप जो प्रश्न करोगे तो दो से दो पर बेस करना, पहले दो से एक याद करना, फिर बाकी वाला दो से एक करो, दो दो से एक एक करते जाओ, चेंज करो। अगर आवेश अगर दो से ज़्यादा हो गए तो सबके लिए सदिश रूल आप अप्लाई करोगे, गणित लंबी चौड़ी हो जाएगी, तो टुकड़ों में याद करना होता है। और दो बल हो, ये पहला बल F1 वेक्टर और ये दूसरा बल कौन सा F2, और दोनों के बीच में कोण कितना थीटा, तो इनका परिणामी मान जो होगा उसके लिए 11वीं में पढ़ा हुआ एक नियम याद है, इन दोनों का परिणाम बल कितना है F वेक्टर। बताओ इस F का मान कितना होगा, रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा, ये तो हो गया थीटा कोण होने पर। और अगर दोनों एक ही दिशा में है तो सीधा जोड़ लो, विपरीत है तो सीधा घटा लो। तो ये वेक्टर सम याद रखना, अगर आप इसकी वेक्टर कंडीशन में रिजल्टेंट ज्ञात करना चाहते हो तो ये कंडीशन ध्यान रखना। सेकंड चीज देखो, अगर दोनों ही बल F1 और F2 अगर एक ही दिशा में, तो आप रिजल्टेंट क्या कर लोगे, F1 प्लस F2 कर लोगे। और अगर दोनों विपरीत दिशा में है तो F1 माइनस, घटाओ किसमें से, बड़े में से छोटे मान को, और रिजल्टेंट बड़े की ओर बच जाएगा, और उस स्थिति में इसका मान क्या होगा F। ये तो याद ही है, या इसको भी लिखोगे, नहीं लिखना है, बहुत आसान चीज है। तो न्यूमेरिकल प्रश्न जब आए तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन इसके करने के काम आएगी। अब डायरेक्ट इस पे देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है। देखो, अगर मल्टीपल चार्जेज है या चार्ज सिस्टम लिया जाए, क्या लिया जाए, चार्ज सिस्टम, उस कंडीशन के लिए क्या होगा। मान लो ये पहला आवेश है, दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, ये आवेश है Q1, ये कौन सा Q2, ये कौन सा Q3, ये Q4। अब इस Q1 पर कौन कौन से बल लगाएंगे, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Q4 भी लगाएगा, ये चारों बल लगाएंगे और तीनों, और इन तीनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मान लो इस पर कितना है F1 वेक्टर है, कितना है F1। इसी प्रकार इस Q2 पर कौन कौन बल लगाएंगे, Q1 Q3 Q4, और इनके कारण जो बल लग रहा है वो कितना है F2 वेक्टर। इस पर जो बल लग रहा है वो कितना है F3 वेक्टर, और इस पर बल लग रहा है वो कितना है F4। अब ये चार बल लग रहे हैं, पहले पर बल कौन सा लग रहा है F1, दूसरे पर F2, तीसरे पर कौन सा F3, और चौथे पर कौन सा है F4। ये चारों ही आंतरिक बल है, बाह्य बल है, आंतरिक, परिणाम कितना होगा 0। यानी कि जो नेट फोर्स होगा ऑन ईच चार्ज उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। मतलब प्रत्येक, किसके लिए, ये कोटेशन ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं है, आवेश निकाय के प्रत्येक आवेश पर लगने वाले परिणामी बलों का परिणामी हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कोटेशन लग लो स्टार बना के, और कुछ में लिखना, सिर्फ ये लिखना एक बस, पर आवेश निकाय के, ठीक है। नेट फोर्स ऑफ फोर्सेज ऑन ईच चार्ज, प्रत्येक आवेश पर लगने वाले बलों का परिणाम हमेशा कितना होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे बल कैसे हैं, आंतरिक बल होते हैं। ठीक है, अब अगर दो आवेशित वस्तुओं को स्पर्श करवा के वापस दूर कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ, लास्ट क्लास में बताया था।
दो आवेशित वस्तु हैं, आकार दोनों का समान है, दोनों को स्पर्श करवाएं और वापस हटा दें, चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों पर आवेश क्या हो जाएगा? जो टोटल आवेश उसका क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। और जब आवेश आधा आधा होगा तो उसके अनुसार बल का मान भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस टाइप का एक प्रश्न कर लेते हैं, न्यूमेरिकल छोटा सा। मान लो ये पहली वस्तु है, इस पर धनावेश है और इस पर आवेश का मान कितना है? Q। और यह है दूसरी वस्तु, इस पर भी धनावेश है और इस पर आवेश का मान कितना है? 2Q। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R है। और इस कंडीशन में इनके बीच में बल का मान कितना है? F है। फिर ये कह रहा है इन दोनों वस्तुओं को स्पर्श करवाएं, यानी दोनों को एक दूसरे के टच करवा दिया और स्पर्श करवाने के बाद इन दोनों को वापस दूर दूर कर दिया और दूरी का मान अब भी वही रखा, तब उस स्थिति में बल का मान क्या होगा? ठीक है, खोजन करो। जब दोनों वस्तुओं, पहली बार आवेश कितना है? Q, दूसरी पर कितना है? 2Q, दूरी कितनी है? R, बल का मान कितना है? F। और फिर दोनों को स्पर्श करवा के वापस दूर दूर कर दिया और उतनी ही दूरी पर लेके चले गए, अब बल का मान क्या होगा? ठीक है, पहली चीज ये देखो, तो टोटल आवेश कितना है? 3Q। 3Q आधा आधा हो गया, इस पर आवेश कितना बचेगा? 3Q/2। और इस पर कितना बचेगा? 3Q/2। अब आपका जो आंसर आएगा वो इस F के मल्टीप्लाई फॉर्म आएगा, इस F का कितना गुणा होगा फॉर्म में लिखा हुआ है। तो देखो इसमें इस कंडीशन में बल का मान कितना है? 1/4πF0Q 2Q/R²। तो ये 1/4πF0 Q गुणा Q² ये 2Q²/R²। अब इस कंडीशन में ज्ञात करो F डैश का मान। आगे है 3Q/2 3Q/2/R²। आगे होगा 3 गुणा 3 9, 9/4 कितना हो गया? 9/4। चलो देखो ये 4 F0 9Q/4² आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कितना गुणा आ रहा है? उसको कर दो 9/8, 2 से गुणा कर दो, ठीक है। इसी फॉर्म में ज्ञात करना है, तो इस फॉर्म में फॉर्म देखो, ये तो फिक्स है, यहाँ कितना आ रहा है? 2Q²/R² आ रहा है, तो इसको यहाँ 2Q²/R² कर दो, बाकी 9/4 वाली कंडीशन आगे ले लें, तो इसको कर दो 9/8 1/4πF0 2Q²/R²। देखो वैल्यू वही है, चेंज हुआ कुछ? कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। 2 से ये देखो 8 जा रहा है, 4 बच रहा है। ये वाली वैल्यू किसकी है? F की। कितना गुणा हो गया बल? 9/8F। इसी टाइप का प्रश्न था आपके ये एग्जाम में, एक प्रश्न था जिसको सीधा ही कह दिया सिलेबस से बाहर से आ गया था, ठीक है। मास्टरों ने अपना कपूरा टालने के लिए क्या किया? 6 प्रश्न चुने क्योंकि उन्होंने पढ़ाए नहीं थे और कह दिया ये सिलेबस से बाहर से आ गए। वो ये वाला प्रश्न था। अब बताओ ये सिलेबस से बाहर कैसे हो गया? ठीक है, लिखो। हाँ, टीचर अपना बच्चा को कैसे करते हैं? 2 फॉर्मूले होते हैं। बच्चा कोई सवाल लेके उसको नहीं आ रहा तो क्या करेगा? बच्चे से रिवर्स सवाल करेगा, काउंटर क्वेश्चन, ठीक है। वो कहेगा बच्चा का नहीं आता है, तो तुझे ये सवाल कैसे समझ में आएगा? ठीक है। हाँ, एक कंडीशन भाषा में प्रश्न देना, एक कई बार बनता है आवेश संतुलन और एक बनता है निकाय संतुलन। उन दोनों में क्या फर्क है? गणित में कहीं गलती हो तो निकाल लेना, ठीक है। कितना है? 6। जोड़ बाकी गुणा भाग गलती मेरे होती है तो चेक कर लेना।
कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। पहले ये देखो, फिर इसकी एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक से करोगे गलती कभी होगी नहीं, ठीक है। और वो ट्रिक काम में तभी लेना जब दूरी चेंज नहीं हो। दूरी चेंज हो जाए तो ट्रिक को काम मत लेना। उस ट्रिक में कई कंडीशन लागू हो जाती है। आवेश दोनों सेम प्रकृति के होने चाहिए तभी वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं रहेगी। जैसे दोनों में यहाँ पर कैसे आवेश है, धन आवेश है। अगर एक धन और ऋण होता है तो फिर वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दोनों धन आवेश है तब क्या होगा, उस स्थिति में वो काम की ट्रिक है। हाँ लिख लिया। अब देखो ट्रिक क्या है, ये आवेश कैसा है, धन, और ये भी कैसा है, धन। तब भी उस ट्रिक को लागू करना, अन्यथा मत करना। या तो दोनों ही आवेश कैसे हो, धन आवेश, या दोनों ही कैसे हो, ऋण आवेश। तो आपको बल कितने गुणा हो रहा है तो क्या करो, सीधा यही कर लो। आपने दोनों आवेश क्यू और पहला के दूसरा कितना है 2Q, और कितना हो गया 3Q/2, और ये कितना हो गया 3K। इन दोनों का गुणा मैं इन दोनों गुणा, सीधा ही कर लो। पहला आवेश कितना है 2Q/2, 3Q/2, और इन दोनों गुणा करो, ये लो, सीधा ही देख लो, आंसर यही आएगा। और ट्रिक काम में तभी लेना जब दोनों आवेश कैसे हो, पॉजिटिव, और डिस्टेंस चेंज नहीं हो। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तब ये ट्रिक आप काम में नहीं ले पाओगे, ध्यान रखना। अब करो इसको, देखो ये Q से Q गया, ये 3 × 3 कितना हो गया 9, 2 2 और 2 आ रहा है 9/8, ये लो देख लो। ये ट्रिक है, डायरेक्ट है, पर शर्त है दोनों आवेशों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, एक समान, और दूरी चेंज नहीं होगी, तभी ये काम में लेनी है, ठीक है। ये टाइम बचाने के हथकंडे, और कुछ नहीं है। क्योंकि इस तरीके से करना शुरू करोगे तो आपके 1-1.5 मिनट जाएगा, और डायरेक्ट कर लिया तो अपने आधे सेकंड मामला हो गया, एक आधे मिनट में पूरा। लिख लिया। अब आता है एक, तो कई बार सिस्टम ऑफ पार्ट जो चार्ज लें उसमें आवेश संतुलन में दे दे तो कंडीशन क्या है, और निकाय संतुलन में तो कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन, ठीक है। अगर आवेश संतुलन में है तब क्या होगा, और निकाय संतुलन में है तब क्या होगा। एक तो है निकाय का संतुलन, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम, पूरा आवेश निकाय संतुलन में हो, और एक है सिर्फ आवेश संतुलन में हो, उस कंडीशन में क्या होगा। अब निकाय पूरा संतुलन में, जैसे मान लो ये पहला आवेश है Q1, दूसरा आवेश कौन सा Q2, तीसरा आवेश कौन सा Q3। इस पूरे निकाय के संतुलन के लिए जरूरी शर्त यह है कि प्रत्येक आवेश पर बल 0। निकाय संतुलन मतलब क्या है, प्रत्येक आवेश पर बल का मान कितना हो 0। प्रत्येक आवेश मतलब इस पर जो बल लग रहा है वो मान लो अगर F1 है तो उसका मान भी कितना होगा 0। इस पर बल लग रहा है वो कितना है F2, उसका मान भी कितना होगा 0। और इस पर बल लग रहा है F3, उसका मान भी कितना होगा 0। ये कंडीशन अगर निकाय संतुलन में है तो प्रत्येक आवेश पर बल का मान कितना होगा 0। और दूसरी कंडीशन, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए न्यूनतम। वो क्या होनी चाहिए न्यूनतम, यानी कि U का मान क्या होना चाहिए मिनिमम, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए न्यूनतम। और स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम को हम कह सकते हैं du/dr, इसका मान कितना होगा 0। तो मैथमेटिक्स है किसी के पढ़ा था, उच्चिष्ट निम्निष्ट मैक्सिमम मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए प्रथम अवकलज हमेशा कितना होता है 0। ये कंडीशन।
निकाय के संतुलन के लिए, अगर निकाय पूरे संतुलन में है तो प्रत्येक आवेश पर बल का मान कितना होगा? 0। और अगर ये कहीं आवेश संतुलन में तो बाकी वाले आवेशों से कोई लेना देना नहीं है। जो संतुलन में है उस पर बल का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि जो आवेश है कौन सा, जिसको दिया गया है, वो दिया गया आवेश ही संतुलन में होगा, बाकी कोई संतुलन में नहीं होगा। इसका मतलब उस आवेश पर दिए गए आवेश पर केवल उस आवेश की बात हो रही है, बाकी कहीं बात नहीं हो रही है। केवल दिए गए आवेश पर बल का मान कितना होगा? 0। जैसे ये 3 आवेश ले लें लाइन में, ये पहला आवेश कौन सा? Q1, दूसरा आवेश कौन सा? Q2, बीच में आवेश कौन सा? Q3। इस Q3 पर बल का मान कितना है? 0। Q0 पर तो ये आवेश अकेला ही संतुलन में होगा। लास्ट एग्जाम में प्रश्न आया था और जो ऑप्शन दिए गए थे वो चारों ऑप्शन ऐसे थे कि उसमें 2 ऑप्शन आंसर आ रहे थे, एक इस मेथड से आ रहा था और एक इस मेथड से हो रहा था, और शब्द ध्यान से नहीं कैच किया। आवेश का संतुलन पूछा है तो उस आवेश पर बल का मान कितना होगा? 0 होगा। और अगर निकाय का संतुलन पूछा है तो सभी आवेशों पर बल का मान कितना होगा? 0 के बराबर होगा। ये चीज नोट करो, फिर इस पर प्रश्न करते हैं। अगर ये लिखा आ जाए कि ऑल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो मतलब है कि प्रत्येक पर बल का मान कितना है? 0। और चार्ज अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो उस चार्ज पर बल का मान कितना होगा? 0। लिख लिया? हाँ देखो इस प्रश्न को कल ट्रिक बताई तो वही वाली है। 2 मेटेलिक स्फीयर है, पहले की त्रिज्या है R1, दूसरे कितनी है? R2। ये पहला गोला, ये है पहला गोला। इस पहले की त्रिज्या कितनी है? R1 और दूसरे की त्रिज्या कितनी है? R2। इन एक दूसरे के टच में रखा गया
और फिर वापस अलग कर दिया गया है। रेशियो ऑफ चार्जेज ऑन देम, टच करने के बाद आवेश पर कितना बचता है, पहले पर Q1, दूसरे पर कितना है Q2। इस पर आवेश बचा टच करने के बाद में Q1 और इस पर कितना बचा Q2। अब दोनों के आकार बराबर है, अलग अलग है, अलग अलग है। पहले की रेडियस R1 है, दूसरे कितनी है R2 है, आकार अलग अलग है। तो टच करके अलग करने पर आवेश बराबर विभाजित होगा या विभव बराबर होगा, विभव बराबर होगा। और गोले के कारण विभव कितना होता है KQ/R। तो इस पर विभव कितना बचेगा अब KQ1/R1 और इसका विभव कितना बचेगा KQ2/R2। और आवेश स्थानांतरित होना बंद कब होगा, जब दोनों का विभव क्या होगा, एक समान होगा। तो कंडीशन क्या बन गई KQ1/R1 बराबर KQ2/R2। और विभव इक्वल होने पर पोटेंशियल इक्वल कंडीशन, हमेशा आवेश कभी बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखना। आकार बराबर है तो विभव बराबर होगा और उस प्रकार आवेश भी बराबर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आकार बराबर नहीं है, अगर आपको ये कहते हैं ना R1 और R2 बराबर है, तो सीधा आएगा Q1 और Q2 बराबर आएगा। वो इसके जस्ट अगली टॉपिक इसी में ऐड कर लेंगे। देखो अब ये दोनों इक्वल है, हाँ इसको काटो, K से K गया, Q1/Q2 क्या आएगा, K से K गया, Q2 यहाँ गया भाग में, R1 गया गुणा में, Q1/Q2 बराबर R1/R2। है कोई ऑप्शन डी, ये रहा। और अगर इसी के अंदर कंडीशन, यदि दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाए, आकार दोनों का क्या हो जाए बराबर, R और R 1:1, तब सीधा होगा। तो फिर Q1/Q2 किस में आएगा, 1:1 में आएगा। ये बताई थी अलग कंडीशन, तो इसी से आ रही थी अलग से, ठीक है, नोट करो ये। क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हिंदी में लगाओ, ठीक है। त्रिज्या R1 तथा R2, अंग्रेजी से हिंदी करनी आसान है, हिंदी से अंग्रेजी मुश्किल होती है। R1 तथा R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों, दो चालक गोलों, आर्ट्स है साइंस है, आर्ट्स है, कुछ पहले नहीं पढ़ रहे, सब गोलमाल, ठीक है। R1 R2 के दो चालक गोलों को स्पर्श कर पृथक किया जाए, स्पर्श कर पृथक किया जाए, तो उन पर आवेश Q1 तथा Q2 है, तो उन पर आवेश Q1 तथा Q2 है। तो निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, निम्न में से कौन सा सही है। यार जब भी दो वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं आवेशित है, तो हमेशा आवेश इस प्रकार रहेगा कि दोनों के पोटेंशियल वैल्यू इक्वल हो जाए। ये पोटेंशियल इक्वल कंडीशन हमेशा लागू होगी, चाहे आकार बराबर हो, चाहे आकार अलग अलग हो, या आकार कुछ भी हो, पोटेंशियल इक्वल ही होगा। अगर R1 ज़्यादा हो तो आवेश ज़्यादा किस पे जाएगा, पहला गोला बड़ा हो तो आवेश ज़्यादा किस पे जाएगा, पक्का, ठीक है। लिखो पहले ये लिखो, फिर उसकी कंडीशन ऐड कर देते हैं, और क्या पता प्रश्न आगे ऐड कर दे, क्यों
अब नेक्स्ट देखो, ठीक है। दो आवेशित कण है, कितनी दूरी पर रखे गए हैं? डी दूरी पर। किस में रखे गए हैं? निर्वात में। और एक दूसरे बल कितना है? एफ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कर दें? दुगुना, और बल का मान तब भी वही रहे, दूरी क्या कर दें? दुगुना, ठीक है। नहीं, नंबर 9 चार्ज अब आवेश का मान दुगुना कर दें। किसका मान दुगुना कर दें? आवेश का। लेकिन तब भी बल का मान क्या रहे? वही। तो फिर बताइए कि इनके बीच की दूरी को हमने कितना किया है? ठीक है, पहले हिंदी प्रश्न लिख लो। देखो, निर्वात में दो आवेशित कणों के मध्य बल का मान F है। बल का मान F है। यदि इनके आवेश के मान को दुगुना कर दिया जाए, यदि इनके आवेश के मान को दुगुना कर दिया जाए, तो दूरी का मान क्या होगा कि बल वही रहे? दूरी का मान क्या होगा कि बल वही रहे? आप खुद सॉल्व कर सकते हो। आवेश पहला Q1 मान लो, दूसरा कितना मान लो? Q2। बीच में दूरी कितनी है? D। ये पहली कंडीशन है। पहला आवेश कौन सा? Q1। कितनी दूरी है इन दोनों बीच में? D। दूसरा आवेश कौन सा? Q2। और इस स्थिति में बल का मान कितना है? F है। अब सेकंड कंडीशन में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी का मान क्या किया जाए। मान लो दूरी कितनी कर ली? D डैश। अब आपको D डैश का मान ज्ञात करना है, जबकि आवेश दोनों दुगुने कर दिए। यानी पहला आवेश कितना कर दिया? 2Q1, दूसरा कितना कर दिया? 2Q2। लेकिन बल का मान क्या रहे? वही रहे, बल में कोई चेंज नहीं हो। आप बताओ इस कंडीशन बल का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। इस कंडीशन में बल का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। हाँ, इस कंडीशन में बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q1 2Q2 अपॉन दूरी कितनी? D डैश स्क्वायर। ये बल और ये बल दोनों क्या है? इक्वल है। ये लो, बस सीधा जा रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, गया। Q1 Q2 से गया, ये आएगा। ये 2 × 2 4 इसके साथ में गया। 4D स्क्वायर इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर। तो D डैश स्क्वायर बराबर 4D स्क्वायर। तो D डैश का मान कितना? दूरी, आवेश का मान दुगुना, दूरी दुगुनी कर दो, बल का मान क्या रहेगा? वही का वही। तो दूरी कितनी हो गई? 2D। चलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना चिंतित होकर मत बैठ, रिलैक्स। अच्छा है, कोई बात नहीं।
लिख लिया। अब नेक्स्ट, हिंदी में लाता ही नहीं मैं। देखो इस प्रश्न में देखो क्या लिखा है, ये दो आवेश है, समझ लो, ठीक है, दिखेगा नहीं, इमेज छोटी थी। पहला आवेश कौन सा है, -q, दूसरा कौन सा है, +4q। एक और इनके बीच की दूरी कितनी है, r, कितनी दूरी है, r है। तो कंडीशन ये है कि दो आवेश है, ये पहला आवेश है कौन सा, -q, दूसरा कौन सा है, +4q, और बीच में दूरी कितनी है, r है। अब ये कह रहा है तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए, एंटायर सिस्टम ऑफ चार्जेस बिकम इन इक्विलिब्रियम। आवेश संतुलन नहीं है, निकाय पूरा का पूरा किस में हो जाए, संतुलन में हो जाए। तीसरा आवेश को कहाँ रखा जाए, मान लो तीसरा आवेश कौन सा है, क्यू है, कहाँ रखें कि पूरा सिस्टम जो है वो संतुलन अवस्था में आ जाए। अब ये क्यू आवेश जो है, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, ये देखना, अगर इस बड़े आवेश की ओर रख देंगे, अगर यहां रख दूं मैं, तो इन दोनों में बल ज्यादा होगा और इन दोनों में बल क्या होगा, कम। क्या इस पर बल का मान 0 होगा, कभी नहीं होगा। यानी ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस तरफ रखें। और अगर इस तरफ रख दें, यहां रख दूं, तो देखो ये दोनों आवेश की मात्रा तो कम है, पर इनकी भी दूरी क्या है, कम है। तो इन दोनों बीच में बल का मान क्या होगा, ज्यादा, और इन दोनों बीच में दूरी क्या है, ज्यादा, तो बल का मान क्या होगा, कम। तो शून्य होने की संभावना हो सकती है। अब ध्यान रखना हमेशा, इस बल पर परिणामी 0 मत करना। अगर इस पर 0 करोगे तो आपका राइट आंसर नहीं आएगा, 2 आंसर आ जाएंगे। आपको हमेशा 0 किस पर लेना है, बाहर वाले आवेश पर। किस पे लेना है, बाहर वाले आवेश पर ही 0 लेना होता है, ये ध्यान रखना। सेंटर वाले आवेश पर 0 कभी मत लेना। सेंटर वाला 0 कब होगा, कि दोनों आवेशों के बीच में तीसरा आवेश कहाँ रखा जाए कि परिणामी बल का मान कितना हो जाए, 0। तो सेंटर वाले पे 0 वाली कंडीशन बन जाएगी। अब ये किसको कह रहा है, पूरा निकाय संतुलन वो, ठीक है। प्रश्न लिखो हिंदी में, ठीक है, लिखो बिंदु आवेश -q तथा +4q, बिंदु आवेश -q तथा +4q परस्पर दूरी r पर है, परस्पर दूरी r पर है, परस्पर दूरी r पर है। एक अन्य आवेश कहाँ रखा जाए, कहाँ रखा जाए कि निकाय संतुलन में हो, निकाय संतुलन में हो, ठीक है। अब ये खुद ट्राई करना, हिंट मैंने दे दिया। देखो क्या कंडीशन है कि आवेश को रखना कहाँ पड़ेगा, वो देखो आवेश को रखना पड़ेगा ऋण -q की ओर। तो यहाँ पर कैपिटल Q आवेश रख दिया, ये कहता है +4q, और ये दूरी कितनी है, r, और इससे कितनी दूरी पर रख दिया, x पर। आपको x का मान फाइंड करना है, x का मान कितना आएगा, r/2, ये r/4 जो भी हो सकता है। किस आवेश की ओर है, -q की ओर, यानी कि ऑप्शन इनमें से होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कारण पहले बता दिया क्यों नहीं होगा। और ये लास्ट एग्जाम आया हुआ प्रश्न है, 2025 में आया था ये, पेपर के शुरुआत में पहला प्रश्न यही था, ठीक है। इन दोनों बीच में बल का मान बताओ कितना होगा, कितना होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन दूरी कितनी है, x²। इन दोनों बीच बल का मान कितना होगा, k q 4q अपॉन दूरी कितनी है, r²। ये कंडीशन है। आपको इस पर टोटल फोर्स का मान 0 ज्ञात करना है, सेंटर वाले मत करना। इस पर 0 कर लोगे आंसर आएगा, इस पर करोगे तो भी आंसर आएगा, सेंटर वाले पे करोगे आंसर नहीं आएगा। जब भी निकाय संतुलन की बात आए, परिणाम बल 0 किस पे लेना, बाहर वाले आवेश पर, चाहे इससे लो चाहे इससे लो, बात वही है, ठीक है। करो इस पर बल का मान, इन दोनों बीच बल का मान और इन दोनों बीच बल का मान, हाँ टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, r + x हो जाएगी। अब कर लो, दोनों बल इक्वल रख लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो, और ऐसा करना, इसको कल करके आना घर से, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करो, माथा फोड़ी लगाओ, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज़ है जितनी खुद माथा फोड़ी करोगे उतनी ही पल्ले पड़ेगी, नहीं तो सीधी ऊपर से ही जानी है।
ठीक है।